दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एसएसटी के कुछ और क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो होने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग। शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट। सो टीजीटी एसएसटी पीवाईक्यू 2021, डेट है 9/10/2021। शिफ्ट 2 आएगी और फीमेल का आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 1987 की बर्टलैंड रिपोर्ट ने डैश के बारे में बताया। किसके बारे में बताया बर्टलैंड रिपोर्ट ने? आंसर इज ए, सतत विकास। मैं आप लोगों के लिए 3 ऑप्शंस क्यों नहीं पढ़ती, क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। मुझे पता है सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं अगर फालतू की बात करूंगी तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट आंसर बताकर मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड फैक्ट्स बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड तो आप आंसर कर सको। तो मैं बताती हूँ आपको सतत विकास क्या है। एक्चुअली बर्टलैंड जो रिपोर्ट है, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने जो बर्टलैंड रिपोर्ट थी उसमें हमारा साझा भविष्य या कह सकते हैं आर कॉमन फ्यूचर प्रकाशित किया था। ठीक है, जिसके अंदर क्या था, जो बर्टलैंड रिपोर्ट थी ना उसके अनुसार क्या था कि सतत विकास होना चाहिए। अब सतत विकास तो होना चाहिए, लेकिन क्या है सतत विकास? ये एक ऐसा विकास है जिसके अंदर भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी जो रिसोर्सेज है वो भी सही से बचे, और जो वर्तमान की जो पीढ़ी है उसके जो रिसोर्सेज हैं वो भी उसको अच्छे से यूज कर सकें। तो वो विच इज कॉल्ड सतत विकास। तो दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1929 के आर्थिक संकट ने इटली में फांसीवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या ये ऑप्शन सही है? देखते हैं। फांसीवादी यहूदी समुदाय को नीचा बताया और आर्य जाति को एक श्रेष्ठ जाति के रूप में चित्रित किया। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि कथन ए ही सही है, कथन 1 ही सही है, तो इसका आंसर है ए। 1929 के आर्थिक संकट ने इटली में फांसीवाद के उद्यम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक्चुअली क्या था, 1920 में ही के आसपास जो दशक था उसमें फांसीवाद ने यूरोप पर अपनी जो पकड़ थी वो मजबूत कर ली थी। ठीक है, शक्तियां उसकी इतनी पावरफुल थी कि वो उसने अपनी जो पकड़ थी उस पर मजबूत कर ली थी यूरोप पे। और इटली में फांसीवाद का उदय हुआ किस कारणों से हुआ था? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन कारणों से किसका उदय हुआ? फांसीवाद का उदय हुआ। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, 1832 में समाजवाद शब्द प्रिंट में पहली बार फ्रांसीसी पत्रिका डैश में देखा गया। कौन सी पत्रिका में देखा गया? ले ग्लोब। आंसर इज डी। और जो इस पत्रिका की स्थापना किसने की थी? पियरे ले रॉक्स और प्रिंटर एलेक्जेंडर लाचेवर्डियर, ठीक है, इन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत आर्किड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या से हुई थी। ये जर्मन, फ्रांस और रूस का सहयोगी भागीदार था। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी का सहयोगी था। तो इसका आंसर आएगा केवल 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, कि इसकी शुरुआत जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसकी शुरुआत किससे हुई थी? आर्किड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या से हुई थी। उनकी हत्या हो गई थी, उसके बाद ही ये वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। और ये जो पर्सन है वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के युवराज थे। इनकी हत्या हो गई थी, उसके बाद से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। और ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इनमें थ्री गुड अलायंस थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, और दूसरी तरफ ट्रिपल स्टेट था, वो था फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन दोनों गलत हुए, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस और रूस नहीं था। जर्मनी के साथ था ऑस्ट्रिया और इटली, और फ्रांस के साथ था ब्रिटेन और रूस। ठीक है, फ्रांस के साथ क्या था? ब्रिटेन और रूस। ऑस्ट्रिया हंगरी का तो सहयोगी नहीं था ना, क्योंकि ब्रिटेन किसका था? फ्रांस का।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लगते हैं? कितने दिन लगते हैं चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में? तो आंसर इज डी, 27 दिन के अंदर जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। और एक्चुअली क्या है, जब वो चक्कर लगाता है वो अपनी अक्ष पर एक ही चक्कर पूरा करता है। 27 दिनों में वो अपनी अक्ष पर एक ही चक्कर पूरा करता है, जिसके कारण हमें जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। सो क्वेश्चन नंबर 6, क्लाइमोग्राफ में डैश को एक्स अक्ष पर प्लॉट किया जाता है जबकि डैश को वाई अक्ष पर प्लॉट किया जाता है। तो इसका क्या आंसर है? आंसर इज सी। एक क्लाइमोग्राफ में सापेक्षिक आर्द्रता को एक्स अक्ष पर प्लॉट किया जाता है और आर्द्र तापमान को वाई अक्ष पर प्लॉट किया जाता है। तो एक क्लाइमोग्राफ में देखकर क्या पता चलता है, इनको देखकर पता चलता है कि कोई भी किसी भी स्थान की जलवायु संबंधी सामान्य दिशाओं की जानकारी मिलती है, दिशाओं की जानकारी मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो मानचित्रों पर समुद्र तल से समान तापमान वाले स्थानों को मिलने वाली खींची गई रेखाएं डैश कहलाती हैं। समुद्र तल से समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली, ठीक है, खींची गई रेखाएं को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आइसोथॉर्म। ऑप्शन नंबर बी। जो समुद्र तल होता है उससे जो तापमान होता है, समान जो तापमान वाले जो स्थान होते हैं उनमें ना रेखा खींची जाती है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? आइसोथॉर्म। और समान जो वायुदाब होता है, समान वायुदाब होता है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, बेरिंग जल संधि डैश के बीच का प्रवेश द्वार है। किसके बीच का प्रवेश द्वार है बेरिंग जल संधि? ये है ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच प्रवेश द्वार होता है, उसके बीच आती है बेरिंग जल संधि। क्वेश्चन नंबर 9, अदृश्य हाथ की अवधारणा डैश द्वारा पेश की गई। किसके द्वारा अदृश्य हाथ की अवधारणा पेश की गई? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, एडम स्मिथ के द्वारा अदृश्य हाथ की अवधारणा दी गई। एक्चुअली इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ। व्हाट इज इनविजिबल हैंड? ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कितना उत्पादन, किसका उत्पादन, उत्पादन क्रिया में संसाधनों का बंटवारा और बाजार में प्रचलित मांग देखा जाएगा कि इन सब के बाद जो बाजार में सबसे ज्यादा क्या फेमस है या क्या प्रचलित है, जो बाजार में बिक रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी शक्तियां और उसका मूल्य, वैल्यूज उसकी तय करना, ठीक है, और फिर उसका प्रोडक्शन करना उस चीजों का। तो ये क्या है? एक अदृश्य हाथ कहा जाता है इसको, एडम स्मिथ के द्वारा। और इसको क्या कहा जाता है? बाजार व्यवस्था भी कहा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 पर। जेट स्ट्रीम निम्नलिखित में से किस गुण से अभिलक्षित होती है? ए, उनका संचालन पथ लहरदार होता है, ये ऊपरी शोभ मंडल में पाई जाती है। तो आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों होता है। जेट स्ट्रीम्स का संचालन पथ लहरदार होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो शोभ मंडल होता है, शोभ मंडल की सबसे ऊपर जो भी सीमा होती है उसमें सबसे तेजी से चलने वाली गति से पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली जो दिशा में पवन होती है उसके प्रवाह को क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इसका संचालन पथ लहरदार होता है और ये ऊपरी शोभ मंडल में पाई जाती है। अभी बताया शोभ मंडल की ऊपरी वाली पार्ट में। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय विश्व युद्ध में डैश ने पोलैंड को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके अंदर किसने पोलैंड को हर संभव जो उसकी जो सहायता थी देने का आश्वासन दिया? तो आंसर इज बी, ब्रिटेन एंड फ्रांस ने। ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा हम आपकी पूर्ण सहायता करेंगे सेकेंड विश्व युद्ध में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 तक हुआ, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल जो शक्तियां थी ना वो लड़ रही थी। और जो गुट थे, ये कह सकते हैं जो देशों में लड़ा जा रहा था उनमें से कुछ देशों को क्या कहा गया? मित्र राष्ट्र
और दूसरे को कहा गया धुरी राष्ट्र। ठीक है, और ये विश्व युद्ध क्यों हुआ था? हिटलर के नेतृत्व में नाजी जो जर्मनी थी, उसने क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। और 3 सितंबर 1939 में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। किसने कर दी थी? ब्रिटेन ने और फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सर्कम पैसिफिक बेल्ट में नहीं पाया जाता? कौन सा नहीं पाया जाता? डी, वेसुवियन। जो पाया जाता है वो है, ये थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया, सॉरी, पिनाटोबो पाया जाता है, किलायू पाया जाता है, और एक और है ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, माउंट सेंट हेलेंस, ये भी पाया जाता है पैसिफिक बेल्ट में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अधिक वाष्पीकरण के कारण लाल समुद्र में सबसे अधिक लवणता होती है, यह किस महासागर में है? तो कौन से महासागर में है? ए, हिंद महासागर में। लाल समुद्र हिंद महासागर का भाग है। कौन है? लाल समुद्र किसका भाग है? हिंद महासागर का भाग है। और इसके अंदर अधिक, सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होता है। ठीक है, वेपोरेशन ज्यादा होता है इसके अंदर। वाष्पीकरण के कारण इसका जो रंग होता है, कलर होता है, रेड हो जाता है। इसे रेड सागर या लाल सागर भी कहा जाता है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा अधिक क्या पाई जाती है? लवणता पाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। फांसीवादी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत में विश्वास करते थे, और यह डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा फांसीवादी का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत है जो प्रतिपादित किया गया था, वो किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, 1933 में वह जर्मनी के चांसलर बने, लेकिन जल्द ही लोकतंत्र को नष्ट कर दिया और अपना तानाशाह स्थापित कर लिया। दी गई पंक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की बात कर रही है? किसकी बात कर रही है कि वो जर्मनी के चांसलर बने 1933 में, और उनके आते ही लोकतंत्र खत्म हो गया और तानाशाही स्टार्ट हो गई। तो ये तो हमारे फेमस है हिटलर क्या थे? तानाशाही थे, ये तो सभी को पता है। ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 16, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच कौन सी दाब पट्टी स्थित है? तो आंसर नंबर सी, विषुवतीय निम्नदाब पट्टी स्थित है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17, लोपोलिथ चट्टान का आकार क्या होता है? आंसर इज ए, कटोरा आकार होता है। लोपोलिथ चट्टान क्या होती है? एक्चुअली जो अवसादी चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानों में ना लावा जमकर कटोरा जैसा आकार ले लेता है, लोपोलिथ कहा जाता है। इस आकृति को क्या कहा जाता है? जब अवसादी चट्टान के अंदर लावा जम जाता है और कटोरा आकार ले लेती है तो उसको कहते हैं लिपोलिथ चट्टान। ये दक्षिण अमेरिका में मिलती है। कहाँ मिलती है? नॉर्थ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 18, डैश विचारकों ने वर्ग भेद को समाप्त करने की मांग की थी। तो किन लोगों ने वर्ग भेद को समाप्त करने की मांग की थी? वो थे समाजवादी लोगों ने, जो समाजवादी विचारक थे, उन लोगों ने वर्ग भेद को समाप्त करने की मांग रखी थी। जो समाजवादी लोग थे वो बेसिकली आर्थिक निर्णय लेने के लिए, ठीक है, इन सब चीजों के लिए, श्रमिकों के उत्पादन के संसाधन, इनके लिए बेसिकली इक्वल या समानता के जो लक्ष्य होते हैं ना, उनका लक्ष्य ये था कि इन सब चीजों को, हर किसी बंदे को इक्वालिटी मिले, समानता मिले। जो समाजवादी थे ना, वो बेसिकली चाहते थे कि जो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उन लोगों का जो भी शोषण होता है उसको समाप्त करने चाहते। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के आंतरिक भाग में असंतात्य पृथ्वी के क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रिपेटी असंतात्य। जो ऊपरी निचली मेटल होता है, ऊपरा जो निचला मेटल होता है उसको क्या करती है? अलग करने का काम करती है। ठीक है, और ये दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य क्या है?
राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध विकसित करना, एकल मंच पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना। तो इसके ऑप्शन दोनों सही हैं। संयुक्त राष्ट्र है, उसका क्या मकसद है कि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध भी विकसित करना और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान भी करना एक ही मंच पर। और जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? वर्तमान में 193 जो देश हैं इसके सदस्य हैं। तो इसी के साथ हमारी आज के कुछ क्वेश्चंस एंड होते हैं। आई होप आप सभी को ये फैक्ट समझ आए और अच्छे लगे हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।